परम श्रद्धेय वायु परीक्षक डॉक्टर पूर्णवल यादव सर, जीएससी कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सक्सेना सर, मेरी मार्गदर्शिका डॉक्टर आरती व्यास मैडम, सम्माननीय सर भगवत राय सर, यहाँ उपस्थित समस्त शतार्थी मेरे सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। मेरे पीएचडी का जो शीर्षक है जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन की भूमिका, एक समाजशास्त्रज्ञ इंदौर जिले के संदर्भ में। हमने परिवार नियोजन के बारे में अध्ययन बहुत सारे किए हैं और परिवार नियोजन के ऊपर हमारे देश में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से परिवार कल्याण कार्यक्रम चले आ रहे हैं। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स फ्रॉम 1952 से स्टार्ट हुआ है। फिर भी आज भी हमारा देश की जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर हाईएस्ट है और उसकी जो ग्रोथ है, जो रेट है, बढ़ रही है, वो आज भी चिंताजनक बनी हुई है। इसी बात को हमने ध्यान में रखते हुए हमारा जो अनुसंधान का जो शीर्षक रखा था वो रखा था कि जनसंख्या को नियंत्रण करने में जो परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनकी क्या भूमिका है, उसके संदर्भ में स्टडी की है। इसमें हमने स्पेशली देखा जाएगा कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका मेन कारण है कि हमारे यहाँ पे जनसंख्या लगातार जन्म दर में वृद्धि हो रही है और स्वास्थ्य सुविधाएं और बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वर्तमान में वो सुदृढ़ होने की वजह से मृत्यु दर में कमी आ रही है, जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। तो उसमें परिवार नियोजन की भूमिका किस तरह से है, ये हमने कुछ डाटा इसमें दिए थे जो सेकेंडरी डाटा है, जिसमें हमने बताया है कि NFHS फॉर जो 2015-16 में हुआ था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसमें निकला था कि हमारे देश में अभी भी टोटल फर्टिलिटी TFR जो है वो 1951 में 60 जो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 2.4 रह गई और 15-16 में और घट के 2.2 आ गई। और इसमें क्या है, इसके पैरेलल इसमें TFR के साथ में MMR और IMR भी रिस्पॉन्सिबल होती है। MMR मीन्स मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो और IMR मीन्स इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो ये भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए मैंने इसको भी साथ में एक्सप्लेन किया है। मैंने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी सेकेंडरी डाटा के थ्रू यहाँ पे दिखाया है कि ये जो पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र का आपको दिख रहा है कि इस तरह से जैसे 68.9% 2011 के हिसाब से अर्बन रूरल एरिया में पॉपुलेशन है और 31 पॉइंट समथिंग जो है अर्बन एरिया में। और हमारा जो सबसे मेन पॉइंट है जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जिसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होना है डेंसिटी बढ़ रही है। जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की आप देखिए इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। जब हम अगर 100 साल पुरानी बात करेंगे तो 77 पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर थी, जो बढ़कर के 382 पर स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 है। यानी कि हमारी पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ रही है। इसको ही हमको कम करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं उनमें फैमिली प्लानिंग ने क्या रोल निभाया है, उसके ऊपर फाइंडिंग्स करी आगे आपको मुझे दिखाऊंगा। ये सेक्स रेशियो है। हालांकि सेक्स रेशियो के लिए काफ़ी धीरे धीरे ये डिक्रीज हुआ था, महिला और पुरुषों का जो रेशियो है उसमें डिफरेंस आया था, लेकिन भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के कुछ जो एफर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे वापस इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। पहले 2001 में जब 933 था जो बढ़कर के 10 को बढ़कर 943 के आसपास। ये TFR है। ये यहाँ पर हम अगर देखेंगे
हम एक तरफ कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, हम मान रहे हैं हो रही है, लेकिन अगर उसको कंपेयर करेंगे पुराने डाटा से तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के लिए जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चल रहे हैं उसकी वजह से डिक्रीज हो रही है। ये सेकेंडरी डाटा में अपन देखेंगे कि 2006 में जो TFR इंडिया की थी वो 2.8 थी, जो धीरे धीरे घट के 2016 NFHS 2016 के डाटा के अकॉर्डिंग 2.2 पर आ गई। ये अभी मैं जो बता रहा था ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। अब हम मध्य प्रदेश के इसमें देखेंगे तो इसमें NFHS 4 जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16, इसमें मध्य प्रदेश में जो TFR थी वो 2009 में 3.3 थी, 16 में वो घट करके 2.8 रही। हालांकि अभी भी यहाँ का TFR इंडिया के TFR से कंपेयर करेंगे तो हमारे मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है। इसी तरह से IMR MMR भी इंडिया की जो अगर संदर्भ में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। ये मध्य प्रदेश के डाटा है, इसमें भी डेंसिटी बढ़ रही है। वहाँ पर 382 पर स्क्वायर किलोमीटर था और मध्य प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो वो 235 पहुँच गई है। ये इस तरह से हमारा जो वर्तमान में पॉपुलेशन ग्रोथ अगर डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे घनत्व के हिसाब से तो यहाँ पर बढ़ रहा है। फैमिली प्लानिंग के बारे में यदि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो मैं स्टार्टिंग बताया था कि 1951-52 में फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स हमारे इंडिया में आया है। उसमें फिर उनमें कुछ बोर्ड्स बने हैं, प्लानिंग कमीशन के थ्रू उसमें पॉलिसीज़ बनी है। फिर 16 अप्रैल 1976 में जो पॉपुलेशन पॉलिसी बनी थी उसके अकॉर्डिंग कुछ उसमें पहले ऐसा था कि वे जनसंख्या नीति को जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ज़बरदस्ती स्टेलाइजेशन हो रहे थे, ज़बरदस्ती नसबंदी किए जा रहे थे। तो फिर उसका जो नियोजन शब्द को उस टाइम हटा दिया गया। एक्चुअली भारत सरकार ने उसकी जगह पर कल्याण शब्द लिया था, तब से परिवार नियोजन कार्यक्रम को परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। और भारत सरकार का जो विभाग है उसने भी इसको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कर दिया गया। तो परिवार कल्याण का मतलब यहाँ पर फैमिली प्लानिंग से ही है, क्योंकि वो नियोजन शब्द से लोगों को थोड़ा सा अलग लग रहा था तो उसको बदल के कल्याण कर दिया। और इसमें उनका कहना है कि अब हम किसी भी व्यक्ति को प्रेशराइज नहीं करेंगे, ये एक उनका वॉलेंटरी होगा, वो उनकी इच्छा अनुसार अगर जिस तरह का वो फैमिली प्लानिंग का सोर्स जो यूज़ करना चाहेंगे वो उनके हिसाब से करेंगे, उन पर कोई बाध्यता नहीं है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग का चला रहा है। इसमें हमने अभी रिसेंट में अगर देखेंगे तो हमारे देश में 2005 में NRHM एक प्रोग्राम आया है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, बाद में 2011 में उसको NHM कर दिया है, अर्बन एरिया में भी उसको ले लिया है। उसका 3 मेन गोल है, IMR, MMR और TFR को रिड्यूस करना, मतलब मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर, इनको कम करने का इसका मुख्य उद्देश्य जो भारत सरकार द्वारा वर्तमान में क्रियान्वित किया जा रहा है। ये कुछ फैमिली प्लानिंग्स के जो यूज़ करने के जो सोर्सेस है वो हमने इसमें दिखाया है। जैसे ये पहले से ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं, अभी वर्तमान में कुछ इंजेक्शंस, गोली, टैबलेट्स इस तरह से नया आया है। इसके कोई प्रोग्राम चल रहा है, ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके माध्यम से हमारे यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो परिवार नियोजन कार्यक्रम की भूमिका है वो स्पेशली इन सोर्सेस के माध्यम से नियंत्रण में की जा रही है। फिर हमने ये हमारा सेकेंडरी डाटा जो इंट्रोडक्शन के थ्रू मैंने किया था वो हो गया। उसके बाद हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में देखा, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हालांकि स्टडीज भी है पहले फैमिली प्लानिंग के ऊपर कि किस तरह से हम जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए क्या क्या कार्य किया है और उसके ऊपर क्या किया जाए, परंतु जिस तरह से मैंने जो इसमें टॉपिक लिया है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है इसका पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन या पॉपुलेशन कंट्रोल में क्या रोल रहा, इस तरह से पहले स्टडी नहीं हुई। इसलिए स्पेशली मैंने इस पर फोकस किया है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का जनसंख्या नियंत्रण में क्या योगदान, उस पर मैंने इस पर फोकस किया। उसके बाद मेरी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो इसमें आपको एक्सप्लेन की गई है। सबसे पहले रिसर्च डिजाइन में मैंने एक्सप्लोरेटरी
रिसर्च लिया है, अन्वेषणात्मक क्या समस्या क्या है उसका हमको अध्ययन करना है, इसलिए मैंने इसके ऊपर फोकस किया है। मेरा जो एरिया है वो इंदौर डिस्ट्रिक्ट था और इसमें मेरे जो अध्ययन का यूनिवर्स है समग्र है वो मैंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के जो बेनिफिशरीज हैं इंदौर डिस्ट्रिक्ट के उनको इसमें मैंने ऐड किया है। यूनिट की अगर बात करें तो फैमिली प्लानिंग का जो हर एक बेनिफिशियरी हो मेरा फैमिली प्लानिंग इसका स्टडी का यूनिट था और उसमें मैंने क्या क्या यूज़ किए हैं रिसर्च डाटा कलेक्शन के लिए, कैमरा, टेप रिकॉर्डर्स, फोटोग्राफीज और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का हमने यूज़ किया है। रिसर्च मेथडोलॉजी में हमने साक्षात्कार किया है, साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया है, उसमें हमने ग्रुप डिस्कशन किया है, ऑब्जर्वेशंस भी हुआ है। अब उसमें रिसर्च मेथडोलॉजी कौन सी मैंने यूज़ की है उसका साइज क्या रहा था, तो स्पेशली इंदौर डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है और यहाँ की पॉपुलेशन में मैंने जब देखा तो 3000 के आसपास यहाँ की आंगनबाड़ी केंद्र थे। उसमें मैंने फिर रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से 40 आंगनबाड़ी केंद्रों को सेलेक्ट किया था। फिर उनमें मैंने वापस 40 आंगनबाड़ी केंद्रों में से मुझे क्या 400 का कुल वो करना था, मेरा आकार 400 रखा था, थोड़ा बड़ा था आकार। मेरे जब आरडीसी हुई थी उस टाइम में डिस्कशन हुआ था और उज्जैन के सर आए थे, उन्होंने इसको ओके कर दिया, तो फिर मैंने 400 रखा था। फिर मैंने आंगनबाड़ी 40 आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सेलेक्ट कर लिया था रैंडम से, फिर वहाँ पे हमने फिर रैंडम सैम्पलिंग यूज़ की है, टोटल वहाँ जितना था उसको डिवाइड करके फिर उसमें हमने देव निदर्शन से 2-2 बेनिफिशियरी लेकर के और अकॉर्डिंग टू ईयर 5 साल का लेकर के 10-10 लिए, इस तरह से 40 आंगनबाड़ी केंद्रों से 10-10 लिए और कुल मिला के 400 हितग्राहियों का मैंने स्टडी किया। ये मेरे शोध के मुख्य जो उद्देश्य थे उसमें था कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन अपनाने से पूर्व एवं पश्चात हितग्राही की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन। दूसरा था हितग्राही को आने वाली समस्याएं, परिवार नियोजन अपनाना। थर्ड था कि जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से योजनाएं हैं उनके बारे में समाज में कितनी जागरूकता है उसका अध्ययन किया। फिर उसके बाद में इस प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने में फील्ड लेवल पर क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ती है उसके ऊपर मैंने स्टडी की। इसमें स्पेशली हमने हेल्थ वर्कर्स से डाटा कलेक्ट किए क्योंकि प्रॉब्लम मतलब प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट वही करते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए उसके ऊपर मैंने इसमें फाइंडिंग्स निकाली। ये था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को जब हम जनसंख्या नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो उससे परिवार और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर। ये मेरे मेन ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, इनको मैंने डाटा कलेक्ट किया। मैंने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे उस ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से मैंने ये इस तरह से स्टार्टिंग में जिस तरह से पहले हाइपोथेसिस होती थी उन हाइपोथेसिस के सेम पैरेलल अपन ने अपेक्षित परिणाम निकाल लिए थे कि इस तरह की संभावना बनेगी कि जैसे सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने से क्या हो सकता है, तो उससे जैसे सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का हम अध्ययन करेंगे तो जनसंख्या स्थिरीकरण को प्रभावित कर सकती है। फिर इसी तरह से यदि फैमिली प्लानिंग की हम स्टडी करेंगे तो उससे हमें पता लगा सकते हैं कि जो IMR, NMR, TFR है, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर, उसमें प्रभाव का हम आकलन कर पाएंगे। ये हमने इसमें हमारे परिणाम के बारे में अपेक्षाएं करी थी और इससे यदि वो अपना फैमिली प्लानिंग अपना लेते हैं तो उससे आफ्टर फैमिली प्लानिंग फैमिली की जो इनकम है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर भी हमने अपेक्षाएं की है और जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में जो समस्या आएगी उसके बारे में क्या हम नए इसमें फाइंडिंग्स निकालेंगे उसके ऊपर किया है। और समाज में विगत दशकों में आए हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जा सके, ये हमारा इसमें था। मैंने जब अध्ययन किया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आई कि फैमिली प्लानिंग ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। जब हम गए तो हमको बहुत से लोगों ने बोल दिया कि भाई हमको इस बारे में जानकारी नहीं देना, हमको इससे क्या फ़ायदा होगा, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, बाद में आ जाना। बहुत बार क्या हुआ कि महिलाओं की जगह उनके पति देवी जहाँ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, समय का अभाव बता करके बोल दिया कि बाद में आना, ऐसे करके हमको इसमें प्रॉब्लम्स आई। मतलब उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हमने डाटा कलेक्ट किए हैं
ये अब हमारा जो मेन है, जहाँ से हमने जो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए थे उससे जो रिजल्ट निकले हैं, स्टार्टिंग में ये हमारा जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो थी बेनिफिशियरीज की, उसमें हमने देखा जो बेनिफिशियरीज थे हमारे, उनका विवाह के समय उत्तरदाताओं की जो आयु थी उसमें हाईएस्ट आयु के जो लोग थे 47%, वो हमारे सबसे उसमें थे 19 से 25 वर्ष के बीच के लिए, मतलब मैक्सिमम 19 से 25 वर्ष के बीच की जो महिलाएं थी उनकी शादी हो चुकी थी। उनका अगर व्यवसाय की बात करें तो हाईएस्ट लोग जो थे 400 में, उसमें 38% प्राइवेट नौकरी वाले थे, जिनका कहीं ना कहीं निजी व्यवसाय था। संतानों की चाहत के बारे में हमने पूछा कि आपको लड़का चाहिए लड़कियां चाहिए, तो उसमें 44% हाईएस्ट जो बेनिफिशियरी उत्तरदाता थे उनका कहना था कि केवल एक बेटा और एक बेटी चाहिए, जो हर कोई यूनिवर्सल में अपने आप को अपेक्षा रखता है, वो थे। कुछ 34% ऐसे थे जिनका कहना था कि हमको केवल बेटी चाहिए, बहुत ही कम थे जिनका कहना था कि हमें केवल बेटियां चाहिए। फिर ये हमारा जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव है, जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का पूर्व पश्चात का अध्ययन है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया, जिसमें चाहत के बारे में देखा और उसको अपनाने के बारे में किनसे प्रेरणा मिली। तो हाईएस्ट 29% लोगों में महिलाएं सेल्फ मोटिवेट हुई, मतलब उनके परिवार में उनका पति या पत्नी आपस में ही डिस्कस करके उन्होंने परिवार नियोजन को अपनाने के बारे में सोचा और उसको अपनाया। विवाह उपरांत परिवार नियोजन के साधन अपनाना। अब कब अपनाना स्टार्ट किया, क्योंकि जो भारत सरकार का जो नियम है फैमिली प्लानिंग अपनाने का, उनका कहना है कि पहला बच्चा 2.5 साल का विवाह के ऊपर, तो इसमें जागरूकता अगर नहीं है तो बच्चों का जल्दी जन्म होना और फिर माता का स्वस्थ रहना कम होना, ये इसका भी कारण होते हैं। तो इसमें हमको अब जागरूकता अगर आई है तो उसका यह परिणाम दिख रहा है कि हाईएस्ट 39% ऐसे बेनिफिशरीज थे, दंपत्ति थे, जिनने विवाह के बाद ही फैमिली प्लानिंग के सोर्सेस यूज करना स्टार्ट किए। अब उसमें कौन सा साधन ज्यादा उपयोग किया जाता है, तो इसमें सबसे ज्यादा 44% निरोध को उपयोग करने वाले परिवार नियोजन के दंपत्ति हमको मिले। सामाजिक स्थिति की बात करें तो 37% ऐसे थे जिनकी सामाजिक स्थिति समाज में सकारात्मक भागीदारी के रूप में परिलक्षित हुई है। तो पूर्व समाज में जो स्थिति थी, मतलब परिवार नियोजन अपनाने से पहले जो स्थिति थी, उसमें 34% ऐसे थे जिनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता था। बाद में क्या है, लोगों में जैसे 4 बच्चे बच्ची हो गए, उन लोगों के बारे में लोगों के प्रति अलग ही सोच होती है। 2 बच्चे बच्ची के बाद में उनकी अलग सोच होती है, और 2 बच्चे बच्ची के बाद में यदि ऐसे व्यक्ति है तो वो फिर क्या थोड़ा फ्रीडम होकर के माइंड से वो दूसरे सामाजिक कार्यों में भी अपना आपको इन्वॉल्व करने लगे, क्योंकि वो इसमें हमको मिला। आर्थिक स्थिति के बारे में हमने अध्ययन किया, तो इसमें हाईएस्ट 37% ऐसे लोग मिले जो ज़्यादा बच्चे होने से घर पर ज़्यादा पैसा आता है, इस तरह की बातें जो वीकर सेक्शन के लोग हैं या जो यहाँ के जो हमने स्टडी की उसमें मैक्सिमम लोगों ने इस तरह से कहा। परिवार नियोजन पश्चात शैक्षिक स्तर में परिवर्तन आया है। 34% लोगों का कहना है कि सीमित बच्चे रखने से परिवार स्कूल में फीस कम लगेगी और कम बच्चे रहेंगे तो उनका हम अच्छे स्कूलों में दाखिला करवा पाएंगे। ये स्वास्थ्य स्थिति के बारे में भी इसी तरह से 33% ऐसे लोग हैं जिनको अगर परिवार नियोजन अपना लिया है तो इनकी वजह से ये जो साधन अपनाते हैं इनसे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्वास्थ्य पर नेगेटिव इफेक्ट आता है। कुछ लोगों का कहना था दंपतियों का कि उन साधनों के उपयोग से वजन बढ़ने लगा, जिसमें हाईएस्ट 33% लोगों का कहना था कि इन साधनों को उपयोग करने से शरीर का वजन बढ़ता है। कुछ का कहना है कि पेट दर्द होता है, चेहरे पर पिंपल्स होने लगते हैं, ये इस तरह की बातें निकल गई। 2 पुत्रियों के पश्चात परिवार नियोजन, इसमें सबसे कम परसेंटेज मिला।
यदि महिलाएं ये बारे में सोचती भी है तो देखिए इसमें बताया कि हाईएस्ट 37% महिलाओं से जब हमने पूछा इनकी अगर 2 बच्चियां हैं, अगर आप परिवार में अपनाएंगे तो आप क्या सोच सकते हैं, आप परिवार में क्या स्थिति रहेगी आपकी, तो उनका ये कहना था कि परिवार टूट जाएगा। उनकी मजबूरी रहती है कि उनको लड़के के चक्कर में नसबंदी नहीं करवाते हैं, चाहे 2 बच्चे की जगह 4 भी हो जाए तो वो उसके लिए मना नहीं करते। तो ये फाइंडिंग्स जो थी बहुत मायने रखती है, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम को आज भी पूर्ण रूप से लागू करने नहीं दे रही। तो इसके लिए हमने कुछ सुझाव दिए हैं, उसमें ये बताया है कि लोगों की व्यवहार परिवर्तन होना जरूरी है, मानसिकता में इसको लाना पड़ेगा, वो हमने सुझाव दिया। फिर इस बारे में जो एक हेल्थ वर्कर्स होती है जमीनी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में, जिसको बोलते हैं आशा, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती है, उनका काम होता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को हर गांव का जो नवदंपति है उन तक पहुँचाना। उनसे जब वो उनके जो परामर्श करती है दंपतियों का, उस बारे में 33% महिलाओं का कहना था कि आशाओं के द्वारा परामर्श नहीं दिया जाए। 17% का कहना था कि परामर्श दिया जाता है, कुछ लोगों को कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, इस तरह की बातें फील्ड में आज भी महिलाओं के पास में है। इसमें डायरेक्ट दंपतियों को परिवार नियोजन के बारे में जो जानकारी है उसमें 38% बच्चों को लोगों को पता है कि ये इसलिए किया जाता है कि इससे बच्चों को परिवार में सीमित रखा जा सकता है, परिवार को सीमित रख सकते हैं। अंतराल की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 37% जो अंतराल की बात हुई है वो 3 बच्चों के ऊपर हुई। 4 बच्चों के ऊपर 9% है, 6% एक बच्चे के ऊपर है, और 48% जो है, सॉरी हाईएस्ट 48% है 4 बच्चों के। तो ये अंतराल जो है अभी भी सही नहीं है, जो अध्ययन में निकल के आया है उस हिसाब से परिणाम अभी भी चिंताजनक है। सोर्स के बारे में हम पहले बात की है, परिवार नियोजन संबंधी जानकारी की जो स्रोत है, कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हाईएस्ट इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो परिवार कल्याण केंद्र होते हैं, स्वास्थ्य विभाग का जो केंद्र होते हैं, जो उप स्वास्थ्य केंद्र है या आंगनवाड़ी में आरोग्य केंद्र होते हैं, वहाँ पर जानकारी इस तरह की उपलब्ध रहती है। परिवार नियोजन की जानकारी, ये जो हमने एक उद्देश्य भी लिया था योजनाओं के संबंध में, तो ये जो योजनाएं चलाई जा रही है भारत सरकार की योजनाएं हैं, ये सभी केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। इसमें एक संतुष्टि योजना है, अंतरा कार्यक्रम है और छाया कार्यक्रम। तो इनके बारे में जब पूछा तो 13% लोगों ने बताया कि उनको जानकारी नहीं है इस तरह के कार्यक्रम, है ना। फिर इसमें 37% ऐसे थे जिन्होंने लास्ट में सेंटोक्रोमन गोली जो है वो आखिरी वाले का है, इधर आ गया इसमें प्रेरणा योजना, सॉरी आखिरी में प्रेरणा योजना का है। इसमें हाईएस्ट 37% प्रेरणा योजना के बारे में जाने। प्रेरणा योजना का मतलब एक्चुअली यहाँ पे पैसे से मतलब है, यहाँ पर इंसेंटिव्स दिया जाता है। वो इंसेंटिव के बारे में हर व्यक्ति को जो नसबंदी करवाते हैं या दूसरे सोर्स यूज करते हैं उनको जानकारी है। परिवार नियोजन स्वीकृति पूर्व परामर्श, ये यहाँ पे हमने बात करी थी कि हमने हेल्थ वर्कर्स से भी इसमें डाटा कलेक्ट किए। तो ये जो जानकारी आई है हमारे जो हेल्थ वर्कर्स है उनसे मिली है कि परिवार नियोजन अपनाने के पहले उनको काउंसलिंग हेल्थ वर्कर्स के द्वारा की जा रही है या नहीं की जा रही। तो इस तरह की जानकारी उसमें निकल कर आई। सामान्य जानकारी दी जाती है, इस तरह की 45% लोगों ने बताया। एक लक्ष्य दंपत्ति रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। इस लक्ष्य दंपत्ति रजिस्टर में सभी जो लक्ष्य दंपत्ति होते हैं, लक्ष्य दंपत्ति मीन्स वो सभी विवाहित दंपत्ति जिनकी उम्र 15 साल से लेकर के 49 वर्ष तक मानी जाती है, वो इसमें आते हैं। उनका एक रजिस्टर बनता है और उसका 1% टोटल लक्ष्य दंपत्ति का 1% फैमिली प्लानिंग अपनाना अनिवार्य है। ये शासन के मंशा है अभी वर्तमान। इसके लिए फैमिली
प्लानिंग प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्रों पे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समय समय पर, स्पेशली ठंड के टाइम में ये प्रोग्राम ज़्यादा चलते हैं। और इसमें कुछ लोगों ने बताया है कि ये जो प्रोग्राम चल रही है, जो कैंप लगते हैं वो प्रत्येक माह लगते हैं, प्रत्येक सप्ताह लगते हैं। तो सभी ने अधिकतर 46% का कहना है कि हर माह लगते हैं। विकल्पों की उपलब्धता। अब हम बात करते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है जिससे जनसंख्या नियंत्रण में क्या रोल है। तो ये जो है इसमें मेन है कि भाई हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि इसको अपनाया जाए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को, इसकी वजह से जनसंख्या को स्थिर किया जाए, लेकिन वो जो साधन है वो उन जिनको जरूरत है वहां तक उपलब्ध है या नहीं। तो इसके लिए अभी भी देखिए 6% ऐसे लोग हैं जिनके पास में उपलब्धता नहीं, यानी कि कितने लोग, यानी कि 400 में से 6% लोग ऐसे थे, यानी कि 60 लोग ऐसे थे जिनको आज भी वो सोर्सेस नहीं मिल पा रहे। अब नहीं मिलेंगे तो जनसंख्या बढ़ना स्वाभाविक है, उनको जानकारी नहीं मिल पाएगी, उनके पास में साधन नहीं होंगे तो वो अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। हालांकि 39% का कहना है कि मांग के अनुरूप ये हेल्थ वर्कर्स उनको प्रोवाइड करते हैं। समाज के ऊपर प्रभाव के बारे में हमने अध्ययन किया था, ये हमारा जो लास्ट वाला है, इसमें निकल के आया था कि 42% का कहना है कि ये कार्यक्रम अपनाने से छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, शिक्षित हो जाता है, खुशहाल दाम्पत्य जीवन हो जाएगा। ये इस तरह की बात कॉमन निकल करके सामने आई। इस कार्यक्रम को अपनाने से समाज पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसमें अधिकतर 33% का कहना है कि परिवार नियोजन के लाभार्थी इससे बढ़ जाएंगे, समाज में इसका प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्र पर भी इसका प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। 37% का कहना है कि जनसंख्या स्थिर होगी, जनसंख्या का नियंत्रण इसमें होगा। अगर परिवार कल्याण कार्यक्रम को यदि हम सही तरीके से लागू करेंगे तो इससे जनसंख्या नियंत्रित हो सकेगी। इस तरह से जानकारी हमको फाइंडिंग्स में निकल के आई है। जो फाइंडिंग्स मैंने निकाली है आफ्टर डाटा कलेक्शन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ माय रिसर्च सेंटर, फिर मैंने ये जो निकल के आई है फाइंडिंग्स, उसके आधार पर कुछ सजेशंस निकाले हैं, जिसमें पहला है कि विवाह के समय निर्धारित आयु का पालन करना परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति सजग रहे। यदि हम सही समय पर जो शासन द्वारा निर्धारित है कि कम से कम 18 साल बाद लड़की की शादी हो और 21 साल बाद लड़के की शादी हो, यदि उसका सही पालन होगा और फिर उसके भी 2.5 साल बाद बच्चे की प्लानिंग हो, तो जनसंख्या अवश्य ही स्थिर होगी। और उनका जो एक टाइम होता है, फर्टिलिटी का भी एक टाइम होता है, वो फर्टिलिटी टाइम यदि हम इस तरह से कंज्यूम कर देंगे तो बच्चों का जो जनन है वो कम हो जाएगा और जनसंख्या स्थिर होने लगेगी। और परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति हमको सचेत होना पड़ेगा, तब जाकर हम जनसंख्या को स्थिर कर पाएंगे। ये हमारा परिवार नियोजन कार्यक्रम कहता है। 2 बच्चों के जन्म में अंतर को प्रोत्साहन और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। ये हमने जब वो डाटा निकाले तो उसमें निकल गया कि यदि हम उनको प्रोत्साहन जो दे रहे हैं, प्रेरणा योजना के माध्यम से हम उनको कुछ आर्थिक सहायता देते हैं, उसको यदि हम बढ़ाते रहेंगे तो हो सकता है उसका बेनिफिट हमको मिल जाए। और एजुकेशन हमको पॉपुलेशन स्टडी, पॉपुलेशन एजुकेशन भी हमको कम्युनिटीज तक ले जाना पड़ेगा, व्यवहार परिवर्तन करना पड़ेगा, उनका बीसीसी करना पड़ेगा, एजुकेशन के लिए आईपीसी करना पड़ेगा, तब जाकर के वहाँ पर हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में संतुलन होना चाहिए, ये हमारा जो सिद्धांत कहता है। और हमारे जो सेकेंडरी डाटा कहते हैं उनके अनुसार ये कि यदि हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो हमें पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक स्टेटस जो रहता है उसके बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा, नहीं तो इम्बैलेंसिंग होगी और उससे समाज पर हानिकारक प्रभाव होगा। अधिक प्रजनन, ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट है हमारा जो निकल का आया है। जो स्पेशली स्लम एरियाज होते हैं या वीकर सेक्शंस होता है, उस जगह में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग मिलेंगे। जहाँ 4 बच्चे तो आम होते हैं, 4-6 बच्चे उनके रहते हैं। तो हमने मेरा एक क्वेश्चन था, ये भी सेकंड वाले ऑब्जेक्ट, थर्ड वाले ऑब्जेक्ट में शायद, उसमें निकल कर आया था कि यदि हमको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो वो जो स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहाँ पर ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग होते हैं, वीकर सेक्शंस के, उनमें हमको उनको डिटरमाइन करना पड़ेगा,
उनको हमको पता करना पड़ेगा कि ये एरिया कहाँ है, और वहाँ पे हमको इंटेंसिव फॉर्म में एक कार्यक्रम चलाना पड़ेगा जिनके माध्यम से हम उनको जानकारी दें और रोकें, और कौन कौन से विकल्प उनके लिए हमको रखने पड़ेंगे, उसके लिए हमको ये सुझाव देने पड़ेंगे। ये भी एक है कॉमन है, जो कि यदि उनके पास मनोरंजन के साधन नहीं होते तो पत्नी ही उनका मनोरंजन का साधन होती है, उसकी वजह से भी बच्चे ज़्यादा होते हैं। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में यदि सुधार करेंगे, जस्ट लाइक कुछ सोचते हैं कि यदि हमारे घर में 4 बच्चे होंगे तो वो मजदूरी करेंगे तो हमारा पेट पलेगा, लेकिन यदि हम उनको पहले से यदि सोशल सिक्योरिटीज़ दे देंगे, गवर्नमेंट उनको इस तरह के बेनिफिट्स दे देगी, उनको इस तरह से सिक्योर कर लेगी कि हम बाद में आपका बिना बच्चे, अगर आपके 2 बच्चे भी रहेंगे, कम भी कमाएंगे, तो भी आपको हम इस तरह के रोजगार देंगे जिससे आप अपना पेट भर पाएंगे, तो भी जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। और रूढ़िवादी परंपराओं को हमको कम करना पड़ेगा, उसके लिए मैं बता रहा था कि IEC BCC हमको कम्युनिटीज़ में करना पड़ेगी, महिलाओं का एम्पावरमेंट जरूरी है, तब जा करके हमको ये करना आसान हो। परिवार नियोजन का जो इम्पोर्टेंस है वो सभी को बताना होगा हमको। जो सेक्स के बारे में आज भी ये चलता है कि महिलाएं कम काम करती हैं, पुरुष ज़्यादा करते हैं, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो इस तरह के जो भेदभाव आधारित जो सोच है इसको कम करना पड़ेगा। ये मेरा जो फाइंडिंग्स है ये बताती है कि यदि इसको यूज़ किया हमने समाज में तो हो सकता है मेरी स्टडी काम आएगी और समाज को इसका बेनिफिट मिलेगा, राष्ट्र को बेनिफिट मिलेगा। और ये जो फैमिली प्लानिंग्स की जो सर्विसेज है यदि ये प्रॉपर मिलेगी, इनका सही लोगों तक पहुंच बनेगी, और इसकी जो मानक बने हैं, जो मानक निर्धारित किए गए उनका सही पालन होगा, सेवा प्रदाता अगर उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा और उसका मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, यदि उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं इन चीज़ों के जो हमने निकले थे कि उनके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आती है या फिर उनको पिंपल्स होते हैं या वजन बढ़ता है, तो इस तरह की जो कुप्रभाव पड़ते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, इसके ऊपर यदि प्रॉपर काउंसलिंग होगी, उनको प्रॉपर मेडिसिन मिलेगी तो हो सकता है ये सही हो जाएगा। और आखिरी है जो मैंने सबसे एंड में लिया, कपल प्रोटेक्शन रेट ये जो होता है ये दंपत्ति संरक्षण दर होता है। इसमें जितने हमारे लक्ष्य दंपत्ति होते हैं जो 15 से 50 ईयर के, इनमें से हम अकॉर्डिंग टू जो स्टेटस है कि जो IPHS नॉर्म्स है उसके अनुसार 28% महिलाएं होती है लक्ष्य दंपत्ति की जो जनन का काम करती है, 28% महिलाएं बच्चा पैदा कर रही है ना, अभी 26% हो गया है। तो उन महिलाओं को प्लस जो हमारी 53% महिलाएं होती है जो 26% के अलावा जिनको हम जोड़ते हैं, फिर भी हमारे 22-23% ऐसी महिलाएं बची रहती है जिनका हम संरक्षण नहीं कर पाते, जो कि जनसंख्या बढ़ाने में आज भी सबसे ज़्यादा रोल निभा रही है, जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है। तो इसकी नीड असेसमेंट करना जरूरी है, ये हमारा इस बारे में सुझाव है। अब ये मेरा कहना है कि यदि ये जो सुझाव दिए कि सुझाव को अगर मानेंगे तो हो सकता है हमारे देश में अच्छे से काम होगा, अच्छी योजना बनेगी और देश का विकास होगा। ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को अपनाने के लिए कुछ साइकिल्स बनाया है जिसमें हमको इस तरह से इंफॉर्मेशन कम्युनिटी तक स्प्रेड करना रहती है। ये इस तरह के कुछ स्लोगन्स फैमिली प्लानिंग्स के ऊपर चलते हैं। थैंक यू। आपने एक यूनिक अध्ययन किया सोशियोलॉजी में, तो यूनिक मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं डायरेक्टर भी हूँ PRC का, तो शायद आपके यहाँ भी PRC चलता है MP में, शायद सागर यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर में है, हमारे राजस्थान में सुगाड़िया में, तो मैं उसका डायरेक्टर भी हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक आपने आज तक मैंने करीब 200 PhD भागा है और PhD थीसिस जांची है, उनमें ये कि यूनिक अध्ययन मुझे आज देखने को मिला। यूनिक इस सेंस में मिला, प्रेरणा का स्रोत यूँ भी है कि ये सोशियोलॉजी की वो ब्रांच है जो मेडिकल सोशियोलॉजी या स्वास्थ्य का समाजशास्त्र तरफ जाता है, और आपने जो विश्लेषण किया है बहुत ही यूँ कहें कि एक गागर में सागर को भर दिया है, सभी एस्पेक्ट पे पूरा करने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि फैमिली प्लानिंग से क्या क्या होता है। हमारे यहाँ करीब अब तक 500 ऐसे प्रोजेक्ट हुए हैं, मैं उसका डायरेक्टर हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ राजस्थान का,
तो उसमें 500 ऐसे प्रोजेक्ट हुए जिनमें से आपने सब चीज़ों को माइन्यूटली देख करके और इस स्थिति में लिखने की कोशिश की है। अब एक सीधा क्वेश्चन मेरा ये है कि आप IMMR और MMR की जो बात करते हैं, इनके लिए जिम्मेदार कौन है? एक्चुअली सर, अगर इसके लिए जिम्मेदार अगर माना जाए तो हमारे देश का हर नागरिक है। वो इसको चाहे तो कंट्रोल अपने आप में कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति इसके लिए सेल्फ मोटिवेट हो जाए ये हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने योजनाएं बनाई हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से इम्प्लीमेंट हो रही है। NRHM एक प्रोग्राम चलता है, NHM के नाम से वर्तमान में इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसमें उन्होंने मातृवंदन योजना, शिशु कल्याण योजना, JSSK के नाम से चला रखी है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ये जो कार्यक्रम चला है वो स्पेशली इन IMR और MMR को कंट्रोल करने के लिए ही चलाया जा रहा है। एक इसके साथ में दूसरी बात आपने दूसरी बात भी बोली है, उसमें आपने बोला है कि जो स्लम्स होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं या जनसंख्या घनत्व जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या इसमें शिक्षा का रोल ज़्यादा रहेगा? बिल्कुल सर। वो कैसे होता है कि जो वीकर सेक्शन होता है वहाँ के लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस और हेल्थ स्टेटस सभी पैरेलल लो ही होता है। उनके पास में ना ज़्यादा शिक्षा का स्तर रहता है कि उस वजह से वो अपने आप को इस तरह से डिसीजन ले सके, ना उनकी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होती है कि वो अपने आप को स्वस्थ रख सके, और ना ही इस तरह का उनका माइंड सेटअप होता है कि हमारा इकोनॉमिक स्टेटस को अगर हम कुछ दूसरे साधन को यूज़ करके जिससे कि हम अपना सेकेंडरी सोर्सेज के माध्यम से हम अपना बिजनेस कर सकते हैं या हमारा घर चला सकते हैं, इस तरह का उनका माइंड सेटअप नहीं रहता। उसकी वजह से उनका एक बहुत ही नैरो टाइप का माइंड होता है। वो सोचते हैं कि हमारे 4 बच्चे या 6 बच्चे होंगे, हमारे साथ जो हम मजदूरी करते हैं साथ में रहेंगे तो हमारा पेट पलता रहेगा, इस तरह की उनकी सोच होती है। उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आज भी जनसंख्या नियंत्रण हम प्रॉपर नहीं कर पा रहे। इसी के लिए सर मैं रहता हूँ उसमें निवेदन था, उसी के लिए जो जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है वो फोकस किया जा रहा है। वर्तमान में भारत सरकार ने 8 राज्यों को इसके लिए सिलेक्ट किया है। उसमें मध्य प्रदेश के 16 डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने लिया, उसमें मेरा राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट भी है, जहाँ पर इस तरह के फैमिली, इस तरह की कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर जो इनका जो परसेंटेज है, बर्थ रेट का परसेंटेज, वो आज भी जो 2.4 के आसपास जो हमारा आ गया है मध्य प्रदेश का, और इंडिया का 2.1 पर चल रहा है, उससे ऊपर 3.1 तक अभी भी वो बना हुआ है। तो उनको उन्हें हाई रिस्क एरिया में रखा है और वहाँ पर वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए इंटेंसिव फॉर्म में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को लागू कर रहे हैं। सोशलॉजी की किस ब्रांच में इसका नाम देंगे आपकी स्टडी को? यदि हम यदि पब्लिश कराते हैं गवर्नमेंट इंडिया या UGC या जहाँ से, तो किस ब्रांच में नाम देंगे इसको? एक्चुअली सर क्या है, मैं पिछले 11 साल तक मेडिकल साइंस में ही रहा, मतलब मैं मेडिकल कॉलेज में रहा और हेल्थ डिपार्टमेंट में रहा, तो वहाँ पर ही मैंने इसका स्टडी किया। और फिर मैं मेडिकल कॉलेज में जब 6 साल रहा, सोशल साइंटिस्ट रहा मैं, तब वहाँ पर मैंने देखा है कि एक PSM डिपार्टमेंट होता है जिससे मेरी पोस्टिंग, प्रिवेंशन ऑफ सोशल मेडिसिन, और सोशल मेडिसिन में भी सोशलॉजी के पॉइंट्स को पढ़ाया जाए। वहाँ पर मैं इसके लिए मोटिवेट हुआ और हमने देखा कि वहाँ पर स्पेशली ये फैमिली प्लानिंग के IMR, MMR, TFR पर बहुत अच्छे रिसर्च होते हैं। उन्हीं को मैंने देखा और मेरे को लगा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर स्टडी करूँ, और उस पर ही मैंने आगे बढ़ाया अपनी स्टडी। और एक और था कि सर मैं 4 साल ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर रहा NRHM में, वहाँ पर मैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना मेरा एक अपना रोल होता था। तो वहाँ पर जो महिलाएं आती थी वो स्पेशली वो आती थी जिनके 3 बच्चे 4 बच्चे हो जाते, जिनका काम निपट चुका है, बच्चा मतलब लड़का हो चुका है घर में एक, कम से कम वही आते हैं। तो वो हमारा एक कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था उससे। हमारा मेन उद्देश्य था कि हमको कम से कम शादी के 2-2.5 साल बाद बच्चा पैदा हो, उसके बाद 2 बच्चों में भी अंतर हो, और 2 बच्चों के बाद वो नसबंदी या कोई भी स्थायी साधन अपनाए जिसकी वजह से जनसंख्या। तो ये लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी स्टडी करूँ। मैं ये कहता हूँ कि आपने 2 विधाओं को एक साथ में जोड़ा है सर। एक तो स्वास्थ्य संबंधी और एक सोशलॉजी की जो अंतः संबंध सर, जो रिलेशंस हैं या परंपरा या जीवन जीने का जो ढंग है, उसको भी आपने जोड़ने की कोशिश की है।
मैं इसमें ये थोड़ा सुझाव देना चाहूँ जब आपकी किताब पब्लिश हो कि इसमें जो अंतः संबंध रिलेशन हैं उनको थोड़ा यदि प्राथमिकता से ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर ये अध्ययन आपका बहुत ही यूनिक हो जाएगा। परिवार नियोजन का अध्ययन तो खूब होते हैं, अलग से इसके भी खूब होते हैं, सोशलॉजी के भी खूब होते हैं सभी, लेकिन आपने जो इनको रिलेशनशिप किया तो निश्चित तौर पर ऐसे एस्पेक्ट दो आप जिससे रिलेशन के माध्यम से परिवार नियोजन को अच्छी तरह विश्लेषित किया जाए और उससे प्रभाव पड़े समाज पर, जिससे कि आपने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान या गवर्नमेंट ऑफ हिंदी बहुत अध्ययन कर रहा है और करोड़ों अरबों रुपये खर्च हो रहा है, लेकिन उसका असर इतना इन लोगों पर नहीं पड़ रहा है। यदि आप अंतः संबंधों को या जो जीवन जी का ढंग है उसको परिवार नियोजन में इसे अप्लाई करें या उन प्रेरणाओं को आदमी सम्मिलित करके किताब छपवाए तो निश्चित तौर पर ये यूनिक अध्ययन होगा, बहुत यूनिक अध्ययन होगा। बिल्कुल सर। दूसरा आपने प्राकल्पना की कई बात इसमें की नहीं, उपकल्पना जिसको अब कहते हैं सोशलॉजी में, तो वो आपने क्यों इसमें? सर एक्चुअली क्या है, उसकी जगह आजकल जो स्टडी हो रही है हमारी, जैसा भी मैडम का भी जो था उसमें भी उपकल्पना नाम का टॉपिक अब क्या ऑर्डिनेंस 18 जो है यूनिवर्सिटी का, उसके तहत अब अपेक्षित परिणाम रखवा दिए उसकी जगह। और अपेक्षित परिणाम के अनुसार हमने स्टार्टिंग में हमने डिटरमाइन कर लिया था कि हमारा ये परिणाम आ सकते हैं, जो पहले उपकल्पना में हम डालते थे तो उन्हीं को हमने अपेक्षित परिणाम पे लिए और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्टडीज निकल के आई फाइंडिंग वो मैंने बताई। परिवार और स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार बहुत इस पर बजट देता है बहुत, और अनेक संस्थाएं भी खोल रखी हैं। अब आपने जो ये अध्ययन किया है इसकी सार्थकता जब सिद्ध होगी, आपके जो निष्कर्ष आए, आपके निष्कर्ष और प्राथमिक जो तथ्य आए और द्वितीयक तथ्य, इनका समायोजन आप वस्तुनिष्ठता के आधार पर और विश्लेषणात्मक, आपने व्यक्ति निष्ठता को, सब्जेक्टिविटी को तो ध्यान में रखा है, सब्जेक्टिविटी को तो ध्यान में रखा है, बहुत ध्यान रखा है, वस्तुनिष्ठता को उधर दूसरे परिवार नियोजन में भी ध्यान में रखा है। अब इन दोनों का समायोजन इस प्रकार से बैठा है कि जिससे अपने जो जीवन जीने का ढंग है उसमें वस्तुनिष्ठता का भी प्रवेश हो जाए। उससे क्या होगा कि आपका जो अध्ययन होगा निश्चित तौर पर एक यूनिक अध्ययन होगा और इस पर आप एक सोशलॉजी की एक थ्योरी भी दे सकते हो। आप अभी कुछ दिन, हाँ, इसमें आप थ्योरी भी दे सकते हो, क्योंकि दोनों चीज़ों को मिलाने की कोशिश की है आपने, प्राथमिक द्वितीयक तथ्यों को मिलाने की कोशिश की है, मेडिकल सोशलॉजी को और ये बेसिक सोशलॉजी दोनों को मिलाने की कोशिश की है। तो निश्चित तौर पर अब यदि आप संबंधों के माध्यम से, यदि जीवन जीने के ढंग के माध्यमों से उन गरीबों को, अशिक्षितों को आप ये चीज़ बताएं कि बच्चा पैदा करने से क्या क्या नुकसान है ज़्यादा, तो निश्चित हो सकता है शिक्षा से इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि आपकी जो थ्योरी आएगी यदि उनको अप्लाई हम सब करेंगे तो उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, तो आपका यूनिक अध्ययन है और आपने बहुत अच्छा अध्ययन किया, बहुत ही मैं अब तक 200 PhD ऑल ओवर इंडिया गया हूँ, जिनमें ये उनमें से एक ये PhD है जिसमें बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम, बहुत मैं शाबाश देता हूँ, बहुत बहुत बधाई।